Question number 5. Mention some important events associated with the history of modern India, जो कि आधुनिक इतिहास से जुड़े हैं। कौन कौन से ऐसे इवेंट्स, कौन कौन सी मुख्य घटनाएं हैं, उनको उनके नेम बताने हैं हमने। ठीक है, तो हमारी बुक में काफी बार जिक्र है। सबसे पहला मेन इवेंट क्या है? एस्टेब्लिशमेंट एंड द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। सबसे पहला हम इसमें मेंशन करेंगे। इस टाइप का क्वेश्चन आपका 1 मार्क में आ सकता है, तो आप 1 ही लिखिए। 2 में आए तो आप 2 लिखिए, 3 में आए तो 3 और 5 में आए तो 5। ठीक है, 5 में आए तो आप एक्स्ट्रा लिख सकते हैं। 6, 7, 8 जितने भी आपके पास इवेंट्स हैं वो सब मेंशन हो जाएंगे जब ऐसा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है। तो एस्टेब्लिशमेंट एंड द राइज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, कि भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना। ठीक है, भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, ये भी एक मेन इवेंट है मॉडर्न हिस्ट्री का। नंबर 2 है द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। ब्रिटिश लोगों का प्रशासनिक सिस्टम कैसा था? ठीक है, प्रशासन को लेकर क्या क्या नए नियम वो बना रहे थे, ये हो गया आपका। देयर इकोनॉमिक एंड द रेवेन्यू पॉलिसीज, उनकी आर्थिक और कर संबंधी नीति कैसी थी, क्या क्या रेवेन्यू उन्होंने लोगों पर लगाए, क्रॉप पर कितना रेवेन्यू लगाया गया, कौन से एरिया में क्या रेवेन्यू लगाया गया, कहाँ कहाँ वो सर्वेस करते थे, सर्वेक्षण करते थे, क्यों किए उन्होंने, जमीन कौन सी ज्यादा बंजर है, ज्यादा उपजाऊ जमीन कौन सी है, जिस पर ज्यादा कर लगना चाहिए, जिस पर कम कर लगना चाहिए। तो कई सारी पॉलिसीज चलाई और उसके साथ साथ उन्होंने कई ऐसी पॉलिसीज भी चलाई। मीन्स यदि कोई राजा है और उसका कोई भी बेटा नहीं है, ठीक है, उसकी संतान नहीं है, तो ऐसे में ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर आ जाएगा वो राज्य। जैसे कि झांसी का राज्य, झांसी की जो रानी थी, उनके हस्बैंड की डेथ हो चुकी थी और उनकी कोई भी संतान नहीं थी। जो एक बेटा था झांसी की रानी का, वो दत्तक था, मतलब एडॉप्ट किया हुआ था, वो गोद लिया हुआ पुत्र था। और गोद लिए हुए पुत्र को सरकार ने परमिशन नहीं, इसलिए वो चाहते थे कि वो झांसी के एरिया को ब्रिटिश गवर्नमेंट में मिलाए। तो झांसी की रानी ने भी 1857 के विद्रोह में भाग लिया। तो कई ऐसी रेवेन्यूज और इकोनॉमिक पॉलिसीज गवर्नमेंट ने चलाई। द डेवलपमेंट ऑफ इंडस्ट्रियलाइजेशन, किस प्रकार से इंडस्ट्रीज बनी, औद्योगिकीकरण का विकास हुआ। द ग्रेट अपराइजिंग ऑफ 1857 और द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम जो कि 1857 में हुआ, वो क्यों पनपा। जैसे अभी मैंने आपको एक रीजन बताया झांसी की रानी का। ठीक है, दत्तक पुत्र को परमिशन नहीं थी कि वो अपने पिता के राज्य को संभाले। इस प्रकार किसी का पुत्र नहीं था, तो कोई आर्थिक स्थिति से कमजोर था, तो ब्रिटिश गवर्नमेंट नए नए रूल चलाकर इन राज्यों को अपने पास करती जा रही थी। जिनको पेंशन दी जाती थी, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने अपने अंडर तो कर लिया शासन, अब जो वहाँ का शासक था उसे पेंशन दे देती थी, लेकिन अब उसकी पेंशन भी बंद कर रही थी अलग अलग रीजन से। तो जो वहाँ के जो नेता थे, जो वहाँ के शासक थे, वो नाराज थे ब्रिटिश गवर्नमेंट से और उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया। सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट इन इंडिया, किस प्रकार का सामाजिक और धार्मिक सुधार हुआ, कौन कौन से नए आंदोलन चले, भक्ति आंदोलन आया। ठीक है, सूफी संत तो आपने क्लास 7th में ही पढ़े, और धर्म को लेकर क्या क्या सुधार किए गए, क्या क्या सामाजिक सुधार हुए। ठीक है, जो समाज सुधारक आए, धार्मिक सुधारक आए, उन्होंने किस किस प्रकार की नीतियों को, जैसे पहले उच्च और नीची जाति को लेकर, धर्म को लेकर लोगों में मतभेद था, धर्म के मतभेद को खत्म करने के लिए समाज सुधारकों ने क्या किया, समाज में आई बुराइयों को दूर करने के लिए समाज ने क्या किया, जो सांप्रदायिक दंगे फैलते थे धर्म के नाम पर, वो भी रिलीजियस रिफॉर्मर्स दूर करना चाहते थे। द फैक्टर्स प्रमोटिंग नेशनलिज्म, कई ऐसे कारक उत्पन्न हो गए जिन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को उजागर किया, क्योंकि गवर्नमेंट जो नीतियां चला रही थी ब्रिटिश गवर्नमेंट, उससे सिर्फ फायदा ब्रिटिश गवर्नमेंट को ही था, आम लोगों को कोई भी फायदा नहीं हो रहा था। इसीलिए वो सब ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ होते जा रहे थे और वो उन सबके अंदर राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई कि हम अपने देश को आजाद कराएं। द इंडियन नेशनल मूवमेंट, और भारत में राष्ट्रीयता को लेकर आंदोलन स्टार्ट हो गए, राष्ट्रीय आंदोलन का स्टार्ट होना, ये सब मॉडर्न हिस्ट्री के मेन इवेंट्स हैं। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 5। जितने मार्क्स का क्वेश्चन होगा उतने ही मार्क्स के आप पॉइंट डालेंगे, लेकिन यदि 4 या 5 मार्क्स में आता है तो आप इसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ हिस्ट्री।
हिस्ट्री का क्या मीनिंग होता है? हिस्ट्री क्या है? हिस्ट्री का मतलब है इतिहास। इतिहास मतलब अतीत में हुई बातों को, अतीत में हुई घटनाएं, वो सब हमारी हिस्ट्री में आती हैं। हिस्ट्री इज अ डिस्क्रिप्शन, हिस्ट्री एक विवरण है ऑफ द पीपल, लोगों का, प्लेसेस, स्थानों का, एंड इवेंट, घटनाओं का, वो पास्ट रिटर्न, जो कि पास्ट में लिखी गई, कैसे? चार्नोलॉजिकली, मतलब तिथि के क्रम अनुसार, कौन सी डेट पहले, कौन सी डेट बाद में, एक तिथि के अनुसार जब हम घटनाओं को लिखते हैं तो उन्हें हम चार्नोलॉजिकल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Why is it difficult to fix date of some event? यानी कुछ इवेंट्स के लिए डेट को फिक्स करना मुश्किल क्यों है? हम एक फिक्स डेट कर दें कि भाई ये मोमेंट यहीं स्टार्ट हुआ था, तो बस वो हमारे लिए मुश्किल क्यों है? तो बेटा ये मुश्किल क्यों है? देखिए, इट इज डिफिकल्ट टू फिक्स डेट ऑफ सम इवेंट। कुछ इवेंट्स के लिए डेट को फिक्स करना बहुत ही मुश्किल है। इट इज बिकॉज, ऐसा इसलिए है, सम इवेंट्स डू नॉट टेक प्लेस इन अ डे। कुछ इवेंट्स एक ही दिन में शुरू नहीं हो गए, काफी लंबा प्रोसेस चला हुआ शुरू होने में, तो कौन सी डेट को हम एक डेट मान लें कि भाई आज ही शुरू हो गया? ऐसा नहीं, क्योंकि बहुत सारी डेट को डोंट टेक अ प्लेस इन अ डे, एक ही दिन में शुरू नहीं हुई। इट में टेक अ मंथ और ईयर, इन्होंने कई महीने और कई सालों का समय ले लिया और पर्टिकुलर इवेंट, उस इवेंट को स्टार्ट होने में। 1857 की जो क्रांति स्टार्ट हुई, जो विद्रोह हुआ, वो एकदम से स्टार्ट नहीं हो गया। कहीं पर 11 मई को स्टार्ट हुआ, कहीं 9, उससे पहले उसके प्लान बनते ही चले जा रहे थे। तो उसको एक निश्चित दिशा देना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाता है। नेक्स्ट है आपका, Why did औरंगजेब death result in political instability? कि औरंगजेब की जो डेथ हुई, जो अंतिम मुगल पावरफुल शासक था, अंतिम मुगल शासक तो थे बहादुर शाह जफर, लेकिन जिनकी मृत्यु जो थी 1862 में हुई थी। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 के अंदर हुई थी, लेकिन पावरफुल जो शासक थे, जो मुगल साम्राज्य के शासक थे, उनका नाम था औरंगजेब और उनकी डेथ हुई थी 1707 में। औरंगजेब की जो क्या हुआ गौरव? औरंगजेब की जो डेथ हुई थी 1857 के कारण, उसके कारण बहुत ही पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी फैली, राजनीतिक अव्यवस्था फैल गई। क्यों फैली वो बतानी है हमने। औरंगजेब डेथ रिजल्टेड इन पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। औरंगजेब की डेथ के कारण पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुई, राजनीतिक अस्थिरता फैली। एम्बिशियस प्रोविंशियल गवर्नर, बहुत ही महत्वाकांक्षी जो उसके गवर्नर थे, प्रादेशिक गवर्नर थे, स्टार्टेड, उन्होंने शुरू कर दिया डिक्लेयरिंग देयर इंडिपेंडेंस, अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर दिया, और जिस जिस एरिया के वो गवर्नर थे, उस एरिया के वो शासक बन गए थे। एज अ रिजल्ट, जिसके परिणाम स्वरूप क्या हुआ, विच मैनी प्रोविंशियल किंगडम केम इनटू एक्सिस्टेंस, जिसके कारण बहुत सारे प्रोविंशियल किंगडम, प्रदेश जो हैं वो स्वतंत्र राज्यों के रूप में बनकर सामने आए। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 है, विच टू वॉर स्ट्रेंथन द पोजिशन ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया? बताइए ऐसे कौन से दो वॉर हैं जिन्होंने ब्रिटिश की पोजीशन को इंडिया में और भी मजबूत कर दिया, सुदृढ़ कर दिया इंडिया की पोजीशन को? एनीवन, कोई बता सकता है ऐसे कौन से दो युद्ध हुए, कौन से दो लड़ाइयां ब्रिटिश लोगों ने जीती कि भारत में उनकी स्थिति और भी मजबूत हो गई? कौन से दो युद्ध थे वो? एनीवन, गौरव बताइए, गौरव, पलक, यस मैम। बताइए कौन से युद्ध थे वो? बताओ। एक भी बच्चा नहीं बता पाएगा इसका आंसर। गार्गी, भारती, सौरभ, मिहिर। मैम बैटल, मैम कैनेटल, मैम बैटल ऑफ प्लासी एंड बक्सर। Yes, very good. बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर। प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। तो ये क्या था? प्लासी का जो युद्ध हुआ वो कब हुआ था? 1757 के अंदर। 1757 में क्या हुआ? यहाँ जो बंगाल का जो शासक था उसका नाम था बेटा सिराजुद्दौला।
सिराजुद्दौला जो था वो बंगाल का शासक था और ब्रिटिश चाहते थे कि सिराजुद्दौला को हराकर वो वहां पर अपनी पावर लें, तो उन्होंने सिराजुद्दौला के खिलाफ युद्ध का ऐलान किया। तो प्लासी में युद्ध हुआ सन 1757 में, जिसमें सिराजुद्दौला की हार हुई, क्योंकि सिराजुद्दौला का ही जो मंत्री था वो उसके खिलाफ हो गया। जब युद्ध हुआ, जिसका नाम था मीर जाफर, जब युद्ध हुआ तो क्या हुआ, उसने जो साथ सिराजुद्दौला की सेना की तरफ से उसने लड़ना था, लेकिन वो सिराजुद्दौला की तरफ से नहीं लड़ा और वो ब्रिटिश के साथ हो गया। तो सिराजुद्दौला की हार हुई और पूरी की पूरी जो बंगाल की स्थिति थी वो किसके हाथों में आ गई, ब्रिटिश के हाथों में आ गई 1757 में। तो फिर जिस कर्मचारी ने, मीर जाफर ने उनका साथ दिया था, उसे ब्रिटिश लोगों ने वहां का नवाब बना दिया। अब वो ब्रिटिश लोगों के हाथों की कठपुतली बन गया। कठपुतली मतलब जैसा ब्रिटिश चाहते उनसे वैसा ही काम करवाते, लेकिन 1764 ईस्वी में ब्रिटिश लोगों ने युद्ध कर उसे भी हरा दिया। वो था आपका बैटल ऑफ बक्सर। ये दो युद्ध होने के बाद कंप्लीट रूप से जो बंगाल का प्रदेश था वो ब्रिटिश लोगों के हाथों में आ गया और बंगाल जो है इतना रिच था रिसोर्सेज से, इतना पैसा बंगाल से उन्हें मिला, बंगाल से, कि वो पूरे देश का कंट्रोल करने में वो उस पैसे का यूज करने लगे, उस रिसोर्सेज का यूज करने लगे। ठीक है, तो जो बैटल ऑफ प्लासी है वो पहली बड़ी जीत मानी जाती है ब्रिटिश लोगों की इंडिया में। तो दो मेन वॉर कौन से हो गए, द बैटल ऑफ प्लासी 1757 एंड द प्लासी ऑफ बक्सर 1764। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द इम्पोर्टेंट रिसोर्सेज विच आर हेल्पफुल इन स्टडी ऑफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न। यस Ma'am, primary sources and secondary sources. Ma'am, primary sources and secondary sources. वेरी गुड। ये दो टाइप के सोर्सेज हैं जिन्होंने हमें मॉडर्न हिस्ट्री को समझने में, मॉडर्न हिस्ट्री को अंडरस्टैंड करने में हमारी काफी हेल्प की। प्राइमरी जो सोर्स है और सेकेंड है सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स के अंतर्गत क्या आता है आपके, बताइए। न्यूज़पेपर्स हैं उस समय में, जो न्यूज़पेपर, सर्वेज, ये सब आपकी प्राइमरी सोर्स में आते हैं। और सेकेंडरी सोर्स में आर्टिकल्स, डायरी। बेटा जब बोलो ना तभी आप बोलना, तब तक माइक बंद रखो। तो दो प्रकार के सोर्स हो गए आपके, टू टाइप्स के हो गए, प्राइमरी सोर्स एंड सेकेंडरी सोर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ स्टडी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री। के व्हाट डू यू अंडरस्टैंड, क्या समझते हैं आप बाय द प्राइमरी सोर्स से एंड द सेकेंडरी सोर्स और गौण स्रोतों से ऑफ द स्टडी ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री, जो कि मॉडर्न हिस्ट्री की स्टडी करते हैं। इनसे हम क्या समझते हैं, प्राइमरी सोर्स कौन से हैं, सेकेंडरी सोर्स कौन से हैं, प्राइमरी सोर्स और सेकेंडरी सोर्स में क्या डिफरेंसेस है, ये सब हम इसमें बता सकते हैं। देखिए, प्राइमरी सोर्सेज आर द हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट। प्राइमरी सोर्स जो है हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है, ऐतिहासिक डॉक्यूमेंट मिले हमें, उस समय की जनगणना के न्यूज़पेपर मिले पुराने, या फिर हमें पुरानी बिल्डिंग्स के कुछ रिमेन्स मिले। ठीक है, अब देखिए प्राइमरी सोर्स एज अ हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट, एक टाइप के हिस्टोरिकल डॉक्यूमेंट है यूज्ड बाय हिस्टोरियंस, जिन्हें इतिहासकार इस्तेमाल करते हैं एज एविडेंस, एक प्रमाण के रूप में, सबूत के रूप में, उन्हें एक प्रकार का प्रमाण मिल गया। इन कंट्रास्ट का मतलब इसके विपरीत जो सेकंड सोर्सेज है, मतलब जो सेकेंडरी सोर्स है, सेकेंडरी सोर्स इज अ टिपिकल हिस्ट्री बुक। वो हिस्ट्री की बुक हो सकती है बीच में डिस्कस अ पर्सन, जो किसी एक व्यक्ति के बारे में डिस्कस की जा सकती है, इवेंट, किसी घटना के बारे में डिस्कस हो सकता है, और अदर हिस्टोरिकल टॉपिक्स या फिर और ऐतिहासिक टॉपिक्स हैं, वो सब उन बुक्स में आते हैं, उन आर्टिकल्स में ऐड होते हैं। अब गुड सेकेंडरी सोर्स कह रहे हैं, जो अच्छे सेकेंडरी सोर्स होते हैं वो भी प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। अब गुड सेकेंडरी सोर्स यूज द प्राइमरी सोर्स एज एविडेंस, वो भी एविडेंस के रूप में प्राइमरी सोर्स का इस्तेमाल करते हैं। मीन्स आप देखिए, बुक्स लिखी गई, आर्टिकल्स लिखे गए, बुक्स लिखी गई, आप लगा लीजिए कुतुब मीनार के लिए, या ठीक है कुतुब मीनार है, लाल किला है, ताजमहल है, इनके लिए बुक लिखी गई, वहाँ के शासक के लिए लिखी गई या मुगल साम्राज्य के लिए लिखी गई। तो प्राचीन समय की बिल्डिंग को देखना, प्राचीन रिमेन्स देखना,
पुराने जो बुक्स मिली, पुराना जो न्यूज़पेपर था, न्यूज़पेपर तो था नहीं, कब नहीं था न्यूज़पेपर? जब कुतुब मीनार बना तब न्यूज़पेपर नहीं था। न्यूज़पेपर तब आया जब ब्रिटिश लोग यहाँ पर आए, ठीक है? तो पुरानी क्या क्या घटनाएं हुई, अगर हम उन्हें सेकेंडरी जो सोर्स है वो भी बनाने के लिए हमें एक प्राइमरी सोर्स की जरूरत पड़ती है। मतलब एक सेकेंडरी, एक अच्छा जो सेकेंडरी सोर्स है वो स्रोत भी हमारे लिए तब बनता है जब हम उससे प्राइमरी सोर्स का ऐसा एविडेंस के रूप में इस्तेमाल करें। इस क्वेश्चन नंबर 7। Question number 8. How will the information derived from the old newspaper be different from that found in the official report? कहते हैं how will the information, किस प्रकार से information derived from the newspaper, पुराने न्यूज़पेपर से जो न्यूज़ मिलती थी हमें, जो सूचनाएं मिलती थी वो कैसे डिफरेंट हो सकती हैं ऑफिशियल रिपोर्ट से, जो अधिकारियों की जो रिपोर्ट थी उनसे अलग कैसे हो सकती हैं। बेटा देखिए, आप सिंपल देखिए, ऑफिशियल रिपोर्ट है या ऑफिशियल रिपोर्ट है, अधिकारियों के द्वारा लिखे गए हैं, तो वो वन साइडेड व्यू है, जो कि उसमें सिर्फ अधिकारी क्या चाहते थे वही लिखा गया है। अधिकारियों ने अपनी कमियों को उजागर नहीं किया कि उससे लोगों को क्या नुकसान हुआ, सिर्फ वो ये नीति क्यों चला रहे हैं, इससे उन्हें क्या फायदा होगा, बस यही हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड में मिलता है। लेकिन अगर पब्लिक के ओपिनियन को देखना हो तो वो हमें ऑफिशियल रिकॉर्ड में नहीं मिलते, वो हमें न्यूज़पेपर से मिल सकते हैं। तो यही डिफरेंस है एक न्यूज़पेपर और एक ऑफिशियल रिकॉर्ड में। ओल्ड न्यूज़पेपर नॉट ओनली प्रोवाइड न्यूज़, कि जो पुराने न्यूज़पेपर है सिर्फ हमें न्यूज़ ही प्रोवाइड नहीं करते बट आल्सो इन्फॉर्म अबाउट द पब्लिक ओपिनियन, बल्कि हमें लोगों के विचारों के बारे में भी जानकारी देते हैं कि लोगों का क्या विचार था। बट ऑफिशियल रिकॉर्ड्स, लेकिन जो ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हैं, जो अधिकारियों के जो रिकॉर्ड्स हैं, रिटन बाय दोज, ये उन लोगों के द्वारा लिखे गए वर इन पावर, जो पावर में थे, जिनकी गवर्नमेंट थी, तो दे में प्रोवाइड ओनली लिमिटेड एंड वन साइडेड व्यू, इसीलिए उसमें कुछ सीमित ही न्यूज मिलती है, लोगों के बारे में कोई न्यूज नहीं मिलती, बस वो सिर्फ अपनी ही पॉलिसीज की न्यूज मिलती है। और वन साइडेड व्यू है कि गवर्नमेंट क्या चाह रही थी उस समय में, सिर्फ वही व्यू है, वन साइडेड। लोगों को क्या फायदा हुआ या नहीं, टू साइडेड व्यू नहीं है उसमें, सिर्फ वन साइडेड व्यू है। These records don't help us, ये रिकॉर्ड हमारी मदद नहीं करते अंडरस्टैंड दैट अदर पीपल इन द कंट्री फैल्ट, कि कंट्री में दूसरे लोग क्या महसूस कर रहे थे। मान लीजिए ऑफिशियल रिकॉर्ड में मिला कि सरकार ने इस प्रदेश में इतना कर लगा दिया, इतना कर लेती थी, हमें तो बस यही पता चल गया, तो वन साइड व्यू हुआ। लेकिन न्यूज़पेपर्स हमें ये बताते हैं, पुराने बुक्स हमें ये बताती हैं, लोगों की डायरीज हमें ये बताती हैं कि जब इतना इतना कर लोगों पर लगाया तो लोगों की कंडीशन कैसी हो गई, बहुत बुरी कंडीशन हो गई, बहुत गरीब हो गए, लाचार हो गए, किसान की हालत बहुत खराब थी और लगान ना चुकाए जाने पर सरकार उनकी जमीन जब्त कर लेती थी। ठीक है, तो बहुत ही बुरी कंडीशन थी, बल्कि ये हमें लोगों के विचारों में, लोगों की स्थिति में लोग क्या महसूस करते हैं ये हमें ओल्ड न्यूज़पेपर तो बता सकते हैं, लेकिन ऑफिशियल रिपोर्ट हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं दे सकती। तो बेटा आज आप ये 8 क्वेश्चन करेंगे, 1 to 8 क्वेश्चन मैं आपको भी भेज दूंगी ऐप में, तो 1 to 8 क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे भी और उन्हें लर्न भी करेंगे। अब मुझे न्यूज़पेपर आपके नोटबुक दिखाइए। अब दिखाइए कौन कौन बच्चा नोटबुक दिखा रहा था, ओपन कर लो जिसने दिखानी है, तो जिसको मैं बोलूंगी वही। पॉलिटिकल का है। यस, क्या कह रहे हो मैम? पॉलिटिकल की तो चेक कर रही हूँ। पॉलिटिकल की तो आपने चेक नहीं करवाने थे गौरव मुझसे, जुडिशियरी वाला चैप्टर और सोर्स वाला चैप्टर, ये 2 ही चैप्टर मैंने करवाए हैं, अभी इन दोनों की नोटबुक चेक करनी है। जिनका जुडिशियल वाला चेक हो गया था वो रिसोर्स वाला करवा दे। बताइए कितने बच्चे नोटबुक ओपन कर रहे हैं आपने? मैम करें? कौन बोल रहा है? करो, नमन करो नोटबुक ओपन। चैप्टर नंबर 5 जल्दी से पेज पढ़ लो। हमारे 3 क्वेश्चंस बच गए चैप्टर 5 के, कल तक कंप्लीट कर लेना इसको। यस मैम। ठीक है, गार्गी रिसोर्स वाला चैप्टर दिखाओ।
कंप्लीट कर लिया? पेज पलटो, पेज पलटो। यस मैम। हाँ ठीक है। अंश आप दिखाओ। अंश है, पीयूष है, नोटबुक ओपन करो। गौरव, गौरव हाँ, मैम। गार्गी लीव कर दो। गौरव दिखाओ बेटा, आपको क्या दिखाना है? मैम चैप्टर 5। चैप्टर 5 यस। दिखाइए, थोड़ा पीछे कीजिए, मुझे 2 ही क्वेश्चन नजर आ रहे हैं। यस, पेज पलटो। हाँ, टर्न कीजिए, वेरी गुड। मैम क्वेश्चन 9, हाँ 10, मैम 11, 12, 13 रह रहे हैं। हाँ, पूरा कर लेना उनसे, ठीक है? ओके कल मैम, कंप्लीट ओके कर मैम। लेना। जतिन आप दिखाओ। बाय मैम। नोट कमिंग। बाय, लीव कर दो गौरव। जतिन आप दिखाओ। जतिन ने लीव कर दिया। पीयूष आप दिखाओ। मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। मैम। पलक, पायल आप चेक है तो क्लास लीव कर दो। मैम वो मैम योर चैप्टर वॉइस 5 इज नॉट दिखाया था कमिंग। मुझे। पलक और पायल चैप्टर 5 नहीं दिखाया था आपने मुझे। करते हैं। जल्दी दिखाओ। इज नॉट कमिंग। चैप्टर 5 मैम ये रहा 5 सिविक्स। पलक की है या पायल की है? पलक की। मैम योर वॉइस इज चलो नॉट कमिंग। रीड कर दो। वेरी गुड, आगे दिखाओ। यस, मैम योर वॉइस इज नॉट कमिंग। ओके ठीक है बेटा, पायल की दिखाओ। मैम उसकी कंप्लीट नहीं है, बस 2 ही क्वेश्चन नहीं है इस चैप्टर के। तो उसे बोलो कंप्लीट करेगी, लीव कर दो। ओके मैम। हिमांशु, हिमांशु दिखाओ बेटे। पीयूष मेरी आवाज आ रही है? इज नॉट हिमांशु, कमिंग। हिमांशु यस मैम। दिखाओ नोटबुक। हिमांशु और तनु नोटबुक दिखाओ बेटा, जल्दी दिखाओ। मैम 2 मिनट रुको। नमन आपने चेक करवा ली बेटा? मैम आपने नमन चेक नोटबुक की हुई थी मैम, बस रिसोर्सेज। मैम बस रिसोर्सेज का चैप्टर। दिखाओ, रिसोर्स का चैप्टर दिखाओ। मैम रिसोर्सेज का दिखाओ नमन, रिसोर्स का चैप्टर दिखाओ। मैम मेरा कंप्लीट नहीं। कब करोगे बेटा कंप्लीट उसे? मैम कल कर। लीव करो क्लास और कंप्लीट कर कर मुझे चेक करवाओ। अंश, अंश दिखाओ बेटा रिसोर्स का चैप्टर। तनु, हिमांशु ले आओ जल्दी नोटबुक। 2 मिनट रुको मैम। बेटा कितनी देर लगेगी बताओ? जल्दी निकालो, नोटबुक लेकर बैठा करो पास में। कैमरा ऑन कर ले बेटा। मैम तनु की देखो। हाँ दिखाओ, कैमरा ऑन करो, कैमरा ऑन करो, थोड़ा नजदीक करो। चैप्टर नंबर कहाँ लिखा है?
मैम फर्स्ट चैप्टर है। ऊपर चैप्टर का नेम नहीं लिखा? नो मैम। चैप्टर चैप्टर का नेम डालना, पेज पलटो। आगे। ये कौन सा है? मैम सेकंड चैप्टर। मुझसे तनु, यस मैम। हिमांशु, आवाज आ रही है मेरी? मैम दिखाओ, तन्नू की दिखाइए, हिमांशु की दिखाओ। मैम हिमांशु के भी दिखा रहे। ये तो वही नोटबुक लग रही है। नो मैम ये हिमांशु तो सेम ही अलग। अलग है। यस मैम। कंप्लीट है, कंप्लीट वर्क कर रखा है। यस मैम। ठीक है बेटा, लीव कर मैम दो अभी का क्लास। नहीं कर रखा। ओके मैम। अभी वाला कर लेना, मैं अभी सेंड करूंगी। लीव करो क्लास। ओके मैम, बाय मैम। ओके, लीव करो।